करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग अपने परीक्षा को लेकर परीक्षा की दृष्टि से लगे होंगे। आप लोगों से हमने कहा था कि अब अगले क्लास में हम भौगोलिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, भूगोल के। आज वहीं से हमारी वीडियो शुरू हो रही है। चलिए हम बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? एक है फल्गु नदी कि बागमती नदी या पुनपुन नदी या गोमती नदी। देखिए फल्गु नदी, पुनपुन नदी और बागमती नदी, ये तीनों नदियाँ कहाँ बहती हैं? बिहार में बहती है। लेकिन गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में। चलिए देखिए, गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, ठीक है। जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी हैं, ठीक है। गोमती नदी बिहार राज्य में नहीं बहती। इन तीन नदियों को याद रखिएगा आप, फल्गु, बागमती और पुनपुन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, लिखिए बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? ठीक है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? देखिए धुआं कुंड जलप्रपात बिहार में है, ठीक है। मंझरकांड कुंड जलप्रपात बिहार में है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ककोलत जलप्रपात बिहार में है, लेकिन हुंडरू जलप्रपात बिहार में नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हुंडरू। क्या हो जाएगा? हुंडरू, ठीक है। चलिए हम व्याख्या देखते हैं इसका। देखा, हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य रांची में स्थित है। पहले ये बिहार का भाग था, लेकिन जब झारखंड एक अलग राज्य बना 15 नवंबर 2000 में, तब से ये क्या हो गया? हुंडरू जलप्रपात कहाँ का हो गया? ये हो गया झारखंड का हो गया, ठीक है। जिले में स्थित है, झारखंड के रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस पे स्थित है? स्वर्ण रेखा के नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। उल्लेखनीय है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में, याद रखिएगा कि ककोलत जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? बिहार के नवादा जिले में। तथा धुआं कुंड व मंझर कुंड, ये दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले में है। कहाँ पे हैं? रोहतास जिले में, ठीक है। कैमूर पहाड़ी के पास स्थित है, रोहतास जिले में। आप याद रखिएगा कि ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है और मंझर कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास जिले में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए घाघरा को नहीं कहा जाता है, गंगा को नहीं कहा जाता है, सोन को नहीं जाता है। किसको कहा जाता है बिहार का शोक? कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा है कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के जैसे कि सूत कोसी, तांबा कोसी, तलक, दूध कोसी, भोटिया, अरुण तामुल से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बट जाती है, तामुर, ठीक है, तामुर, अरुण एवं सुनकोसी। इन 3 नदियों में कोसी नदी बट जाती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में, ठीक है, खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि जो कोसी नदी है, बिहार का शोक नदी है, यह खगड़िया जिले में गंगा नदी में आके समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। कहाँ की नदी है? यह उत्तरी बिहार की नदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, लिखा है चौथा प्रश्न, बिहार के किस जिले में
तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है, यह अवस्थित जो है कैमूर जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है, ठीक है। इसकी व्याख्या हम आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, लिखा है तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ औधौरा मार्ग पर स्थित है। यह जलप्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इससे झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। इसका पानी कैसा रहता है? हमेशा ठंडा। आपसे कभी पूछे तेलहर कुंड जलप्रपात जो है उसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय रहा है। बिहार में जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। कौन सी बांध स्थित है? करमचट बांध स्थित है तेलहर कुंड जलप्रपात पर, और यह कहाँ पे है? कैमूर में। कहाँ है? कैमूर जिले में है, ठीक है। चलिए 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। तेलहर कुंड यह कहाँ पे है? कैमूर में है। और जलप्रपात पे कौन सा बांध है? करमचट बांध है, ठीक है। अगला हम 5वां प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, ठीक है ना। तो ये देखिए गया में। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। देखिए क्यों? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। किसमें? रामायण काल में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? गया के किनारे से। पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। फल्गु नदी क्या हो गई? माता सीता के प्रभाव से विलुप्त हो गई। ब्रह्मयोनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ब्रह्मयोनी पर चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियां? 424। क्वेश्चन ये ध्यान है कि ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पे है? गया में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिखा है बिहार के, ठीक है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? सबसे अधिक जिले हैं, ठीक है। किसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी जलवायु है, ठीक है ना। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब आपके सामने ऑप्शन आता है कि किसके तरफ बहुत ज़्यादा जलवायु कृषि जलवायु है? उत्तर पश्चिम। किधर है? उत्तर और पश्चिम, ठीक है। चलिए देखते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, ठीक है, उत्तर में जो है उत्तर पश्चिम की जो जिले हैं, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, ठीक है। कि मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान, स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये कृषि जलवायु क्षेत्र है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान पहला, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान दूसरा, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान तीसरा, और ये चौथा जो है आपका दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान 4। मतलब 4 कृषि जलवायु में बांटा गया है बिहार को। पहला है उत्तर पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है दक्षिण पूर्व और चौथा है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है सोन और गंगा नदी का संगम, ठीक है, बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? भोजपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? भोजपुर जिले में। चलिए देखिए अगला, इसकी व्याख्या देखिए। सोन गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन
नदी झारखंड के पलामू, बिहार के रोहतास, औरंगाबाद के भोजपुर, पटना जिले के पश्चिमी सीमा बनाती है, प्रवाहित भी होती है। ठीक है ना, हाँ चलिए, प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? क्या गया है, भागलपुर है, पटना है, बोध गया है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि न गया घिरा हुआ है 5 पहाड़ियों से, न पटना, न बोध गया, न भागलपुर, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। लेकिन है कौन सा वह जगह? वह जगह है राजगीर। कौन सा जगह है? राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। नालंदा जिले में कौन सी शहर है? राजगीर शहर है। कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी राजगीर, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारीगिरी है। 5 पहाड़ियों का नाम यही है, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारीगिरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 9वां। देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? सिंचित क्षेत्र है जिसे सिंचाई होती है। ठीक है, तो क्या पश्चिमी चंपारण, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा क्या है रोहतास, चौथा भोजपुर और 5वां इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं भोजपुर। कौन सा है जिला? भोजपुर, जहाँ पे जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, चलिए देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, देखिए यहाँ बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सारी नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती हैं? दक्षिण से और उत्तर से दक्षिण की तरफ। हमसे पूछा क्या है? निम्न में से नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने, हमको चाहिए उत्तर की ओर। आइए, उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, तो ये इसमें से कोई नदी है नहीं। कौन सी नदी है? सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी क्या करती है? दक्षिण से उत्तर प्रवाहित होती है। देखिए, देखा, बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी सोन है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है और यहीं पे उसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, मिल जाती है। ठीक है, नदियाँ प्रवाह उत्तर दक्षिण की ओर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न। देखिए ध्यान से प्रश्न लिखा है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, किस जिले में? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पाई जाती है मिट्टी? पश्चिमी चंपारण में, पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी। ठीक है, चलिए देखिए इसकी व्याख्या। लिखा है, बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, पिडमोंट, स्वैम्प, तराई मिट्टी और गंगा की जलोढ़ मिट्टी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला भूरा होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़, रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। इसकी उर्वरता बहुत मध्यम श्रेणी की होती है, लेकिन यहाँ पे ये 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पिडमोंट मिट्टी, याद रखिएगा, तराई मिट्टी और गंगा का जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, 3 मिट्टियाँ। चलिए ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? ठीक, किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? दरभंगा एंड मुंगेर से, ठीक है, या तिरहू सारण्य से,
या पूर्णिया भागलपुर से तो गंगा बहती ही है, लास्ट में यहीं से निकलती भी है। और डी है कोसी मगध से। ठीक है, तो ये कह रही है कि जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। ये तो गंगा नदी यहाँ से बहती है, किससे नहीं बहती है, तो यहाँ कोसी और मगध से। कोसी मगध से गंगा नहीं बहती है। ठीक है, चलिए। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प से सही नहीं है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, गंगा नदी इन्हीं 4 राज्यों से होकर जाती है और अंततः वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी पूछे कि अगर विश्व स्तर पर, भारत स्तर पे पूछेगा तो ये पूछ सकता है गंगा नदी कितने राज्यों से होकर जाती है। तो पहला क्या है, उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है जयप्रकाश पुल जेपी सूत निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ये है गंगा नदी पे स्थित। जयप्रकाश पुल किस नदी पे स्थित है, गंगा नदी पे स्थित है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसका व्याख्या। दीघा सोनपुर रेल सड़क पुल अथवा जेपी सेतु लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी पर बना पुल है जो पटना सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मीटर है। यह पुल भारत में असम में बोगी बिल ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। ठीक है, दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला देखिए व्याख्या, प्रश्न देखिए अगला। ठीक है, लिखा है निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है, सबसे नया क्या है। ठीक है, दक्षिण पूर्व धारवाड़ का क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र या बिहार का मैदान, दक्षिण पश्चिमी का विंध्याचल क्षेत्र या कोई नहीं। तो यहाँ पे आप जानते हैं क्या है, बिहार का मैदान सबसे क्या है, भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, जो भूगर्भिक इतिहास में नवीनतम है, बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला अभी आपको हमने बताया था, तराई का क्षेत्र, यह सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूर्व में किशनगंज 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पटरी में फैला हुआ है। ठीक है, तराई का क्षेत्र, इसमें कहीं कहीं कंकड़ रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में तराई उपक्षेत्र है जो प्रायः दलदली है। ठीक है, चलिए तराई हो गया। दूसरा देखिए बांगर, यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्र से 7-8 मीटर ऊंचा रहता है। कौन सा, बांगर का क्षेत्र। अब खादर का क्षेत्र देख लीजिए, इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है, सभी उत्तरी बिहार में है खादर का क्षेत्र। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। ये पूरा क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लिखा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यह पाई जाती है पटना और गया के क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी और बांगर बिहार की। ठीक है, कहाँ पे, पटना और गया के क्षेत्र में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे पीले भूरे रंग की होती है तथा इसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। जल का ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। चलिए 16वां प्रश्न देखिए हमारा। यह प्रश्न कहता है निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। कौन सा वह स्थान है जहाँ से कोसी नदी या गंगा नदी आपस में मिलती हैं। वह स्थान है कुर्सेला। ठीक है, कुर्सेला। कौन सा स्थान है, कुर्सेला, ध्यान रखिए कुर्सेला। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए,
कोसी नदी कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप या शोक भी कहते हैं क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जिलों से प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थल नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सनकोशी, ताम्रकोशी, तामूर कोशी, भूत कोशी, दूध कोशी आदि हैं। ठीक है, बहुत सी इसकी सहायक नदियां हैं कोशी की। चलिए देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ठीक है, वो कौन सा जिला है? रोहतास है। कौन सा जिला? रोहतास। जो जिला धारवाड़ भूस्तरीय वाला नहीं है वो कौन सा है? रोहतास है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें विकल्प देखिए इसका व्याख्या। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में रचनात्मक दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक ही चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि। विंध्य संरचना बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन, ठीक है, इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, देखिए अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है वो घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए इसकी व्याख्या देखिए। बिहार में आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र हैं, जहां 120 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलों में पाई जाती है। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार ये वन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में सबसे लंबी गंगा नदी है? पटना जिले में। किस जिले में? पटना जिले में। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, देख लीजिए कितनी लंबी है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पटना का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। ठीक है, पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 99 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी कितनी लंबी है बिहार में? 445 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। गंगा के जो किनारे जिले स्थित हैं उनकी संख्या कितनी है? ये तो सभी जानते होंगे, कितनी है? 12 है। ठीक है, गंगा किनारे जो बसे जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 जिले हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए ध्यान से। देखिए बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर है और लखीसराय है। देखिए एक प्रश्न बनता है कि कहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में? कहीं कहीं आपको मिलेगा भोजपुर और कहीं मिलेगा बक्सर। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, वैसे आंसर में ज़्यादातर लोग बक्सर बोलते हैं, ज़्यादातर लोग भोजपुर बोलते हैं। हमने भोजपुर हम जानते हैं भोजपुर से जाती है, लेकिन कुछ लोग बक्सर भी बता रहे हैं। लेकिन आप आंसर क्या मारिएगा? भोजपुर। अगर दोनों आता है तो उसमें बक्सर मारिएगा, अन्यथा वो भोजपुर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न लिखा है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र क्या है? आच्छादित है। वो कैसा है? कछारी मिट्टी से। कैसी मिट्टी है वहाँ की? कछारी मिट्टी है। ठीक है, चलिए देख लीजिए,
बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ कछारी मिट्टी 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुर। ठीक है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी राजस्थान के, देख लीजिए, जलोढ़ या कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। बिहार में ये मिट्टी बहुत अच्छी तरह पाई जाती भी है। अगला प्रश्न देखिए 22वां। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, अपेक्षाकृत क्या है? पुराना है। कौन सा है? रोहतास पठार। अपेक्षाकृत क्या है? ये बहुत ही पुराना है। चलिए देख लीजिए, भौतिक और संरचनात्मक स्थिति के आधार पर बिहार को 3 भागों इकाइयों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृति प्रदेश है, क्योंकि यह दक्षिण पठार का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है। कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है रोहतास। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा है बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास। अभी जस्ट ये क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए 24वां प्रश्न कह रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वो भी नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। बिहार में बांगर नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया, सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी की पट्टी समाप्त हो गई है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित, क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला होता है। इसमें काफ़ी रोरा शक्ति पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट, गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त होती है। ठीक है, या हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? पूर्णिया। सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। ठीक है, चलिए देखिए, बिहार में पूर्णिया, कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, पूर्णिया और कटिहार। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसके प्रयोग से पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की धाता मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में भी जूट की खेती होती है। ठीक है, जूट की खेती यहाँ भी होती है। चलिए देखिए, ये त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कौन सी नदी है? गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। देख लीजिए, त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह प्रणाली दक्षिणी पूर्व में 62 मील तक है। इस नहर को 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1909 ईस्वी में। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन बिहार में स्थित है? वो है अनुपम झील। कौन सी झील? अनुपम झील बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर
जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में है, ठीक है। और सांभर झील राजस्थान में है। ये सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। और कामा झील कहाँ है? रूस में अवस्थित है। कामा झील कहाँ है? रूस में अवस्थित है, ठीक है। कामा झील कहाँ है? रूस में अवस्थित है, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल की, पुनपुन की, कारो की, सोन की? सोन किसकी? सोन। सोन का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से है, सोन नदी की, ठीक है। चलिए सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन की मुख्य सहायक नदियाँ कनहर, रिहंद, उत्तरी कोयल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 29वां प्रश्न, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, अभी जस्ट बताए थे, कौन सी है? कोसी है, ठीक है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, उससे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है कोसी नदी से, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह समझौता 1954 में हुआ था, ठीक है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई एवं भूमि का संरक्षण, ठीक है, ये परियोजना जो थी। अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आप लोग को पूरा जो बिहार स्पेशल है, हमने ऑप्शनल भी कराना शुरू कर दिया है। ऑप्शनल के भी 10 वीडियो, लगभग 7-8 वीडियो बन चुके हैं, और हमने उसके फैक्ट को लेकर भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। फैक्ट वाले वीडियो सुबह में अपलोड होते हैं और ऑप्शनल वाले वीडियो आपको शाम को 5 और 6 बजे के बीच में अपलोड होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए और इस वीडियो को आराम से 1-2 बार देख लीजिए। आपको बिहार से इससे ज़्यादा प्रश्न कहीं से नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रश्न यहीं से आएगा, आप बस इतना एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगला देखिए हमारा अंतिम प्रश्न कह रहा है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। बहुत बाढ़ आता है, ठीक है, क्योंकि हिम का जो ग्लेशियर है वो क्या होता है? गलता है, तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, एक बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। चलिए आज का हमारा शेड्यूल समाप्त हुआ। आज हम 30 क्वेश्चन किए। ऐसे अब हम लोग कम से कम 30-35 क्वेश्चन की भी संख्या बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब हम लगभग 30 क्वेश्चंस प्रतिदिन करेंगे या तो 40 क्वेश्चंस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि 10 अगस्त से पहले हम पूरे वीडियो जो बिहार स्पेशल अच्छी तरह पढ़ा दें। उसके बाद आपके सामने राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान, ये जो वीडियो है ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा जब आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।